दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। दोस्तों अगर इस बार आप पैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जो कि 22 फरवरी 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल 100 प्रश्न कराएंगे और 100 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट गेसिंग किया हुआ प्रश्न आपको इस वीडियो में कराएंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय लगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो दोस्तों लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है आधुनिक सभ्य समाज यानी श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए माना जाता है कि कार्य कुशलता के लिए जो है उनको सभ्य समाज जो है माना जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ जो है उसमें भाषण का जो संपादन किया गया है वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर जो भी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद नहीं कर पाए उसको आप बगल में कॉपी में नोट करते जाइए और उसको अच्छी तरह से याद करके एग्जाम में जाइए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों अंबेडकर का जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। तो यह कथन जो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी में दिया भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी में दिया श्रम विभाजन का और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना। यानी कह रहा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वह किस प्रथा को जो है अधिक पहलू से खतरनाक माना है। तो दोस्तों वह जो है दहेज प्रथा को जो है माने थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिनी बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पाठ से कही गई है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है सेन साहब के जो है पंक्ति से जो है लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे। यानी कह रहा दोस्तों सेन साहब जो है अपने पुत्र खोखा को है क्या बनाना चाहते थे। तो दोस्तों वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी कह रहा 20 के दांत जो पाठ है वह एक निबंध है कि व्यक्ति चित्र है, कविता है कि कहानी है। तो दोस्तों 20 के दांत जो है वह एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की कार की कीमत है। तो दोस्तों सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो दोस्तों मोटर कार से जो है खोखा को खतरा हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी कह रहा है दोस्तों सेन साहब की कौन सी चीज जो है आंखों का तारा बन गया था। तो दोस्तों उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी खोखा जो है सेन साहब की जो है आंखों का तारा था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े। तो दोस्तों खोखा के जो दांत तोड़े थे वह मदन ने तोड़े थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो दोस्तों पांचों जो है वह खोखा की बहनें थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो दोस्तों मैक्स मूलर को जो वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर जी को कहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति है, यानी करा दोस्तों यह पंक्ति जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया था। यह पंक्ति कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता प्लेटो और कांट थे महान। तो दोस्तों प्लेटो और जो कांट थे वह महान दार्शनिक थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों मैक्स मूलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का दर्शन जो है ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो दोस्तों भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है वह एक क्या है, तो वह एक दोस्तों भाषण पर आधारित जो है भारत से हम क्या सीखे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दोस्तों दारिस नामक सोने से सिक्के घड़ा जो भरा था वह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, यानी कह रहा दोस्तों कौन सी सदी में जो है मैक्स मूलर ने जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो संस्कृत का अध्ययन जो है किए थे। तो दोस्तों वह जो 18वीं वर्ष में जो 18 वर्ष की उम्र में जो है वह लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का जो है अध्ययन किए थे मैक्स मूलर जी।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब, यानी सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन जो है कहा गया था कालिदास के द्वारा, जो है यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है, यानी कह रहा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है कौन सा पाठ लिखा गया है? तो वह जो है नाखून क्यों पढ़ते हैं, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कहता है ललित निबंध है। ऑप्शन ए में दिया मछली, ऑप्शन बी में दिया नाखून क्यों बढ़ते, ऑप्शन सी में दिया बहादुर और ऑप्शन डी में दिया नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों नाखून ललित जो है नाखून क्यों बढ़ते जो है क्या ललित निबंध पर आधारित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो दोस्तों यह पंक्ति जो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है यह पंक्ति लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है दधीची की हड्डी से क्या बनाया गया था, क्या बना था? तो दोस्तों दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का वज्र बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो दोस्तों नाखून जो है पशुता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो दोस्तों लेखक के अनुसार जो है मनुष्य के नाखून जो है वह पाशवी वृत्ति के जो है जीवंत प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? तो दोस्तों सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 40 नंबर दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो दोस्तों द्विवेदी जी से पूछा था, जो वह लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। किससे पूछा था? तो द्विवेदी जी से। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ा चीज़ किसे माना है? तो दोस्तों उसमें जो है बड़ा सबसे चीज़ जो है प्रेम है, यानी प्रेम को जो है बूढ़े व्यक्ति ने जो है सबसे बड़ा चीज़ माने हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो दोस्तों यह जो है नागरी लिपि में जो है वीर केरला से शब्द जो है लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी करा दोस्तों नागरी जो लिपि है वह शीर्षक जो है उसके शीर्षककार कौन है? तो नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य जी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, यानी कह रहा दोस्तों ईसा की 14वीं और 15वीं सदी में जो विजयनगर के शासकों के द्वारा जो है अपने लेखों की लिपि को जो है क्या नाम दिया? तो उस लेखों की लिपि को जो है नंदी नागरी लिपि जो है नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी लिखी जाती है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को जो है नंदी नागरी लिपि दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मैं इस वीडियो में वही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों नागरी लिपि के जो है आरंभिक लेख जो मिलता है वह दक्षिण भारत से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वर्तमान दान पत्र किस समय का है। यानी कह रहा है दोस्तों दान पत्र जो था वह किस समय का था। तो दोस्तों वह जो था वह 1020 ईस्वी का था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख को कब से मिलने लगते हैं। यानी कह रहा दोस्तों उत्तर भारत की जो नागरी लिपि है वह कब से मिलने लगे थे। तो वह जो दोस्तों 8वीं सदी से जो है मिलने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निबंध के लेखक है। यानी निबंध के जो लेखक कौन है। तो दोस्तों निबंध के लेखक गुणाकर मूल्य जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं। यानी कह रहा दोस्तों ये सभी जो भाषा हैं वह कौन से क्षेत्र के जो है भाषा हैं। तो वह सभी जो है दक्षिण भारत के प्रमुख भाषा हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है रामायण की रचना किस भाषा में की है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि रामायण की रचना जो है संस्कृत भाषा में जो है किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 53 नंबर प्रश्न कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। यानी कह रहा दोस्तों नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है उसमें जो है साहित्य की जो है कौन सी विद्या है। तो दोस्तों इसमें जो है निबंध की विद्या जो है निबंध पर जो है यह कहानी जो है लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 54 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है नंदी नागरी लिपि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 55 नंबर प्रश्न कहता है दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोस्तों दोहा कोश जो है सरहपाद जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 56 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 57 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो दोस्तों बहादुर जो है अपने घर से भाग गए थे माँ की मार के कारण जो है अपने घर से भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों दिल बहादुर जी था वह जो है नेपाल के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 59 नंबर प्रश्न कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो दोस्तों अमरकांत जो है लिखित कहानी का जो नाम है वह बहादुर है। यानी बहादुर कहानी जो है अमरकांत जी के द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 60 नंबर प्रश्न दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो दोस्तों बहादुर का बाप जो है वह युद्ध में मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई आई। तो दोस्तों बहादुर से जो है मार खाकर भैंस जो है भागी भागी जो है माँ के पास चली आई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 62 नंबर प्रश्न कहता है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो दोस्तों निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की जो है कृति है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 63 नंबर प्रश्न कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो दोस्तों साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समाजवादी व्यवस्था में जो है संभव किया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 64 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय की राष्ट्रीयता क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। यानी कर दोस्तों भारतीय की जो है राष्ट्रीयता का क्षमता जो है पूर्ण विकास का जो है वर्णन जो है किस व्यवस्था में जो है संभव किया गया है। तो दोस्तों यह जो है समाजवादी व्यवस्था में जो है संभव किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 65 नंबर प्रश्न कहता है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों रामविलास शर्मा के लिए जो है निराला की साहित्य साधना के लिए जो है उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 66 नंबर प्रश्न कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया कहानी, ऑप्शन बी में दिया निबंध, ऑप्शन सी में दिया ललित रचना और ऑप्शन डी में दिया है साक्षात्कार। तो दोस्तों जीत जीत मैं निरखत हूँ जो है वह एक साक्षात्कार है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए 67 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है खुद को पिता का जो है शागिर्द मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 68 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज के ख्याति किस रूप में है। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है वह जो है नर्तक वादक थे, यानी बिरजू महाराज जो है नर्तक में निपुण थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 69 नंबर प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 70 नंबर प्रश्न कहता है बिरजू महाराज का संबंध है, यानी दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध है जो किस वादन से है। तो दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 71 नंबर प्रश्न कहता है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, यानी दोस्तों कह रहा है प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है किस दर्शन से या किस विचार से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है वेदांत दर्शन से संबंधित है, यानी प्रगतिशील साहित्य जो है वह वेदांत दर्शन से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है जार शाही डॉट डॉट में थी, यानी जार शाही जो है वह कौन से देश में थी। तो दोस्तों जार शाही जो है वह सोवियत रूस में थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 73 नंबर प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 74 नंबर प्रश्न कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो दोस्तों पिताजी के द्वारा जो है बाजार से 3 मछलियां जो है खरीद कर लाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 75 नंबर प्रश्न कहता है मछली कौन खाता था। तो दोस्तों मछली जो है उसके पिताजी यानी पापा खाते थे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, यानी कह रहा दोस्तों पेड़ पर कमरा जो है यह जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो यह जो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 77 नंबर प्रश्न कहता है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो दोस्तों लेखक जो है अपने पिता से जो है मछली मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 78 नंबर प्रश्न कहता है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो दोस्तों लेखक को जो है मछली खाने से माँ जी ने जो है मना कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 79 नंबर प्रश्न कहता है मछली कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों मछली जो कहानी है उसके जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 80 नंबर प्रश्न कहता है संतु अचानक क्यों लेकर भाग गया, यानी कह रहा दोस्तों संतु अचानक जो है क्या लेकर भाग गया। तो दोस्तों संतु जो है अचानक मछली लेकर जो है भाग गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो दोस्तों मछली कहानी में जो है दीदी के प्रेमी का जो नाम था वह नरेन था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत है। तो दोस्तों नौबत खाने में जो इबादत है वह जो एक व्यक्ति चित्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम क्या था। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमरुद्दीन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 85 नंबर प्रश्न कहता है रसूलन बाई थी। ऑप्शन ए में दिया नर्तकी, ऑप्शन बी में दिया गायिका, ऑप्शन सी में दिया कवित्री और ऑप्शन डी में दिया है लेखिका। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रसूलन बाई जो थी वह एक गायिका थी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 86 नंबर प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है वह मुहर्रम से जो है पर्व से जो है जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 87 नंबर प्रश्न कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि शेक्सपियर जी जो है एक अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 88 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 89 नंबर प्रश्न कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से जो है गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 90 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों पता होगा आप लोग को कि महात्मा गांधी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 91 नंबर प्रश्न कहता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों उस पद में जो है बायांडंबर की जो है रचना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 92 नंबर प्रश्न कहता है बानी कब विष के समान हो जाती है। तो दोस्तों बानी जो है वह राम नाम के बिना जो है विष के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 93 नंबर प्रश्न कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 94 नंबर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों कहता है रसखान की रचना काल के समय किसका राजकाल था। तो दोस्तों रसखान की काल के समय जो है वह जो जहांगीर के जो है राजकाल था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 95 नंबर प्रश्न दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है रसखान को पुष्टि मार्ग के किसने दीक्षा दी। तो दोस्तों रसखान के द्वारा जो है पुष्टि मार्ग की रचना जो है गोस्वामी विठल नाथ के द्वारा जो है दीक्षा जो है दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 96 नंबर प्रश्न कहता है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो दोस्तों रसखान जो है दिल्ली के बाद जो है वह ब्रजभूमि चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 97 नंबर प्रश्न कहता है घनानंद की भाषा क्या है। तो दोस्तों घनानंद की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 98 नंबर प्रश्न कहता है कवि ने प्रजन्य किसे कहा है। तो दोस्तों कवि ने जो है प्रजन्य बादल को कहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 99 नंबर प्रश्न यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है।
यानी कह रहा दोस्तों स्वदेशी शीर्षक जो पाठ है उसमें जो है दोहा का संकलन जो है किस पुस्तक से जो है लिया गया है, तो उसमें जो है प्रेम धन सर्वस्व से पुस्तक से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है आपका, कथा पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों चिदम्बरा के लिए जो है पंथ को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको 100 प्रश्न में पहले से कितने प्रश्न याद थे, और जो भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से नहीं याद है उसको आप अच्छी तरह से एग्जाम में जाइए ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छा सा मार्क्स उठा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।